बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान अकरम है। अच्छा, आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 को कवर करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं बेटा कि आपने पहले लेक्चर नंबर 1 लाजमी सुन लेना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि पेपर किस तरीके से आएगा, वो चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर हम सी लैंग्वेज का फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें और किन किन पॉइंट्स पे आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने कवर किया। तो आपने जो है ना लेक्चर 2 कवर करने से पहले जो है ना लेक्चर 1 आपने लाजमी सुन लेना है, ताकि जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपकी कवर हो जाए। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी का प्रैक्टिकल नंबर 7 कवर करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 7 में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उससे हम आज फॉलो करेंगे और अपना प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो प्रैक्टिकल नंबर 7 करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं पहले सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स का। उसमें को याद होगा कि हमारे पास पहले थी हेडर फाइल्स, उसके लिए हैश इंक्लूड, हमारे पास एक हेडर फाइल थी stdio.h, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल थी हमारे पास इंक्लूड कॉन io.h, ठीक है, ये सेकेंड हेडर फाइल थी। उसके बाद फिर हमारे पास था मेन फंक्शन, ठीक है, void मेन फंक्शन। उसके बाद फिर हमारे पास थी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के लिए बेटा आपने कोशिश करनी है कि दोनों ब्रैकेट से एक साथ लगाएं, ताकि जो है ना ब्रैकेट मिस होने का जो एरर है ना ये आपसे कभी ना आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने दो फंक्शंस कहे थे, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन आपने ये यूज कर लेना है। उसके बाद फिर आपने यूज कर लेना है लास्ट पे गेट ch, ये सेकंड फंक्शन आपने यूज कर लेना है। और इस तरीके से जो है ना आपका वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो लेक्चर नंबर 1 में मौजूद है, आपने वो लेक्चर नंबर 1 सुन लेना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको ये चीजें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए। अच्छा, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो है सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने मोशन की इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, उन इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं S इक्वल टू VI मल्टीप्लाई T प्लस 1.0 डिवाइड बाय 2.0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट A मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई T ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला जो है ना हम लोगों ने इक्वेशन के लिए यूज करना है, और इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सारी की सारी जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूले को डायरेक्ट इंप्लीमेंट किया था। हम लोगों ने इतनी ज्यादा इसके ऊपर डिटेल नहीं बात नहीं की थी कि फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। आज हम वो चीज भी कवर करेंगे। और एक चीज साथ हम देखेंगे आज, कमिट्स। कमिट्स क्या होते हैं? कमिट्स बेसिकली अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज, वो चीज जो कि आप प्रोग्राम में लिख तो रहे हैं लेकिन उसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, उसको आप कमिट कर सकते हैं। कमिट करवाने के लिए आपके पास ये डबल स्लैश यूज होंगे। इसका मतलब है कि प्रोग्राम में ये चीज है तो सही, लेकिन ये रन नहीं होगी, जो कंपाइलर है वो इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। इक्वेशन हम लोगों ने कमेंट्स इसलिए किया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने बेसिकली जो है वो काम क्या करना है, किस चीज से रिलेटेड जो है ना आज हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, फार्मूले में आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। हमारे पास दो साइड्स होती हैं हमेशा से, एक राइट साइड है और एक आपकी लेफ्ट साइड है। तो बेटा याद रखना है, आपने जो आपके पास राइट साइड पे चीजें मौजूद होंगी वो सारी चीजें या उन सारी चीजों की डिमांड जो है वो आपने यूजर से करनी है, और यूजर से डिमांड करते हुए आपने वो सारी चीजें उससे लेनी है, उससे कैप्चर करनी है, या आप उसे कहेंगे यार ये चीज हमें चाहिए आप दें, और फिर जाके जो है ना हम फार्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो राइट साइड पे जितनी भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को हम लोगों ने यूजर से लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं इसमें हमें रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की है। अच्छा, एक हमारे पास है जिसका नाम VI है, ठीक है, एक हमारे पास T है, और ये 1.0 और 2.0 जो है मतलब जस्ट एक नंबर है, वो आपने इसी तरीके से लिखने हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास है A और T। तो बेटा सबसे पहले हमने काउंट कर लेना है कि हमें कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है VI नंबर 1, T 2
और उसके बाद फिर हमारे पास है A3। अब सवाल ये पैदा होता है इसके अलावा भी तो हमारे पास है, एक टी ये अवेलेबल है, एक टी ये अवेलेबल है, तो इसको हमने काउंट क्यों नहीं किया? तो बेटा याद रखिएगा जब भी आपने किसी चीज को यूज करना है तो वो हमारे पास एक ही दफा आपने उसे काउंट करना है। अगर आपके पास टी 10 टाइम भी लिखा होता तो आपने उसे सिंगल टाइम ही काउंट करना था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो सेम होनी थी, ठीक है, इसलिए आपने इसे सिंगल टाइम काउंट करना था। टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 3 वेरिएबल्स की है, एक VI, एक T और एक A। ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू की डिमांड जो है वो हम लोग यूजर से करेंगे, और यूजर से डिमांड करते हुए जो है हम लोग यूजर से गेट करेंगे और उसके बाद उसे कैलकुलेशन में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास है एक दूसरा फार्मूला जो कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसे भी हम लोग कमेंट्स करके साथ नोट कर लेते हैं। VF इक्वल टू VI प्लस ब्रैकेट A मल्टीप्लाई T, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम इन दोनों चीजों को गेट करेंगे। अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करें तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं, इन 2 फार्मूलों में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी चीजों की हमने यूजर से डिमांड करनी है और कितनी चीजों की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने उसे रिजल्ट परफॉर्म करवाना है। नंबर 1 VI देखिए दोनों में है तो एक ही दफा लेंगे हम यूजर से, T 4 दफा है, एक ही दफा डिमांड करेंगे, A ठीक है 2 दफा है तो इसकी भी डिमांड हम एक दफा ही करेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 3 चीजों की है, VI, A और T। उसके बाद 2 चीजें हमारे पास है, एक S और एक है VF। S और VF के जो है वो कैलकुलेशन मीन अगर हम जब रिक्वायरमेंट लेंगे, रिक्वायरमेंट लेने के बाद ये दोनों चीजें जो है हमने यूजर को रिटर्न करनी है, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसे वापस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल पहले जो है अच्छा डिक्लेरेशन करने के लिए जो है हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करने हैं आपको याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास आएगी डाटा टाइप, ठीक है। अब डाटा टाइप हमारे पास हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं इंट, उसके बाद हमारे वेरिएबल्स के नेम आएंगे, ठीक है, और अगर वेरिएबल के नेम काफी ज्यादा हैं तो आप उसे कॉमे से सेपरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है डाटा टाइप, और डाटा टाइप के साथ जो है हमें नेम वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप मेंशन करते हैं इंट। अब यूजर से क्या चीज लेनी है, एक VI कॉमा A कॉमा T, ये वो 3 चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने यूजर से करनी है। तो पहले आपने कोशिश करना है, आप एक स्टैंडर्ड वे लेके चलेंगे तो आप ना जल्दी जो है ये चीज सीख जाएंगे कि आपने क्या काम करना है। तो जो चीजें आपने यूजर से डिमांड करनी है वो आपने पहले लिख लेने, VI कॉमा A कॉमा T, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। तो तीनों को डिफरेंट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग कॉमा की यूज करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके कैलकुलेशन करके 2 रिजल्ट रिस्पॉन्स करने हैं, एक VF है, ठीक है, और एक हमारे पास S है। तो VF अगर आपको याद हो, आपने फिजिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ी भी हुई हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स के बगैर आती है, तो इसे हम इंट में लिखेंगे। और जो हमारे पास S है इसकी वैल्यू हमारे पास फ्लोट में आती है, तो इसको जो है हम लोग फ्लोट में कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीके से हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगी। हमारी वो 5 चीजें या वो 5 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए जिनकी डिमांड हमने यूजर से करनी है, या डिमांड करने के बाद हमने जिनके अंदर रख के उसे रिजल्ट रिस्पॉन्स करना है। तो हमारे पास 5 चीजें थी यहाँ पे, एक था VI, उसे भी हमने लिखा, T उसे भी लिखा, A। अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें उसमें VI, A और T थी, वो हमने ऑलरेडी लिख लिए। उसके बाद फिर हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी VF और साथ S, ये 2 चीजें हमारे पास रह चुकी हैं। अच्छा अब ठीक है, अब दूसरी चीज, अब हमने इसकी रिक्वायरमेंट की डिमांड करनी है यूजर से। तो यूजर को आपको पता है कि यूजर से डिमांड करने के लिए पहले उसे ना कोई चीज शो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसे बताएंगे, उसे कुछ ना कुछ समझाएंगे, उसे कुछ ना कुछ शो करेंगे ताकि यूजर को पता चले कि यूजर ने क्या काम करना है। जब यूजर को पता ही नहीं होगा कि उसने काम क्या करना है तो कभी भी कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो पहले अगर हम VI की डिमांड करते हैं उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा printf का, printf printf। इसकी ब्रैकेट बेटा कोशिश करनी है फंक्शन ब्रैकेट दोनों आपने साथ लगानी है। साथ लगाने के बाद आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, और उसके बाद फिर आपने ये दोनों
कॉलम्स लगा लेने हैं। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स एक साथ लगाने का फायदा ये होता है कि हम जो है ना बाद में हमारे से मिस्टेक नहीं होती है। मीन अगर आप कॉलम लगाना भूल जाएंगे तो एरर नहीं जनरेट होगा। तो आपने डिमांड करनी है वी की, तो आप लिखेंगे इंटर, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था किस तरीके से डिमांड करें, इंटर द वैल्यू ऑफ वी आई। ठीक है, ये आपने उससे डिमांड कर लेनी है। ओके हो गया। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज नोट की थी कि हमारी वो जो वैल्यू थी एक साथ लिखी हुई नजर आ रही थी। हम इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे हम लोग इक्वल का निशान लगाएंगे। इक्वल बेसिकली किस लिए, ताकि जो वैल्यू यूजर इनपुट करे उसे इक्वल के बाद नजर आए, उसे पता चले ये चीज जो है वो मेरी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू इसके साथ ही भी लिखी हुई नजर आएगी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए हम लोग इक्वल साइन यूज करेंगे। अच्छा, पहला प्रिंट एफ कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप स्कैन एफ कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे स्कैन एफ, सेम उसी तरह ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहां पे आप यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो एस की हम लोग वैल्यू लेने जा रहे हैं वी की डाटा टाइप है इंट। ठीक है, और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास परसेंटेज डी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉमा, एड्रेस साइन और साथ अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। और इस तरीके से जो है हम लोग अपने पहले वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो यूजर से गेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे सेकंड के लिए सेम इसी तरह आप लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, ब्रैकेट्स लगाएंगे फंक्शन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे, 2 ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे इसी तरह इसकी डिमांड लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब हमने ए की डिमांड करनी है तो ए लिख देंगे, इसके साथ भी इक्वल लगा देंगे, और उसकी वैल्यू गेट करने के लिए हम स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ फंक्शन ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर ब्रैकेट्स, उसमें लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए फिर दोबारा से देख लेते हैं कि हम ए की वैल्यू गेट करने जा रहे हैं। ए की डाटा टाइप है इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी। उसके बाद ब्रैकेट कोटेशंस के बाद लिखेंगे हम लोग कॉमा, फिर एड्रेस साइन या एंड साइन आप कह सकते हैं, और अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। फिर हम लोग तीसरी डिमांड करेंगे प्रिंट एफ, अगेन उसी तरह फंक्शन ब्रैकेट्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और फंक्शन ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे 2 कोटेशंस। उन 2 कोटेशंस में आप लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ टी, कि मुझे टी की वैल्यू प्रोवाइड करें। फिर हम लोग इसके बाद लिखेंगे स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह फंक्शन ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं, अपनी एक आदत बनाएं, ताकि इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आप जल्दी चीजें जो है वो सीख जाएंगे। फिर आप लिखेंगे ब्रैकेट्स, और इसके बाद फिर आप लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमने वैल्यू बेसिकली गेट करनी है टी की जो है डाटा टाइप है वो इंट है, और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास है परसेंटेज डी। इसी तरह कॉमा, एंड साइन और वेरिएबल का नेम टी। इस तरीके से जो है हमारी जो है डिमांड कंप्लीट हो जाएगी जो हमने यूजर से करनी है, या हमारी जो रिक्वेस्ट है हम यूजर से गेट करने जा रहे हैं जिन चीजों के बारे में, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो हमारे पास आता है फार्मूला इंप्लीमेंटेशन का। ठीक है, सबसे पहले आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद जो है वो आपने यूजर से वैल्यूज लेनी है, या इनपुट्स कह लें, इनपुट्स लेनी है। इनपुट्स के बाद आपने करने हैं फार्मूला इंप्लीमेंट करने। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मेन फार्मूलाज हैं। ठीक है, एक एस का फार्मूला है और एक वी एफ का फार्मूला। आप इन दोनों फार्मूलाज को, ठीक है, आप पहले वी एफ को कैलकुलेट कर लें या एस को कैलकुलेट कर लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम एस का फार्मूला लिखते हैं तो एस इक्वल टू फार्मूला है वी आई मल्टीप्लाई टी प्लस 1.0 डिवाइड बाय 2.0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई टी
मल्टीप्लाई टी। अच्छा बेसिकली यहाँ पे टी स्केयर है, लेकिन टी स्केयर जो है वो लैंग्वेज में लिखा नहीं जाता है, तो टी स्केयर का मतलब होता है कि 2 दफा टी को मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टी मल्टीप्लाई टी और लास्ट पे हमने लगाया स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इस तरीके से जो है आपका पहला फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। जब पहला फार्मूला कंप्लीट होते ही अब आप दूसरे फार्मूले की तरफ जाएंगे। अच्छा उसमें दो चीजें, एक तो मेथड ये है कि आप फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखने के बाद उसका रिजल्ट शो करें, रिजल्ट शो करने के बाद आप दूसरा फार्मूला लिखें, उसके बाद आप रिजल्ट शो कर लें। एक मेथड ये है, और एक मेथड ये है कि आप जो है वो सारे फार्मूले एक साथ लिखें और एक साथ लिखने के बाद उसके रिजल्ट शो कर लें। दोनों मेथड से जो है हम प्रोग्राम करेंगे। तो पहले हम लोग फॉलो करते हैं कि फार्मूला लिख के उसका रिजल्ट शो करते हैं। तो एस का हमने रिजल्ट शो करना है, तो उसके शो करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन ब्रैकेट्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद डबल कोटेशंस, तो हमने वैल्यूज किसकी शो करनी है, एस की, तो हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू, तो एस की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास फ्लोट है, और फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमारे पास है परसेंटेज एफ, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कोटेशन के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम एस। एक तो मेथड ये है कि आपने पहले फार्मूला लगाया, फार्मूला के फौरन बाद आपने जो है उसका रिजल्ट प्रिंट करवाया, और रिजल्ट प्रिंट करवाने के बाद फिर आपने दूसरा काम किया, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, तो दूसरा हमारे पास फार्मूला है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई टी ब्रैकेट क्लोज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे। इस तरीके से हमारा दूसरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, और दूसरा फार्मूला कंप्लीट होने के बाद लिखा हम लोगों ने उसका रिजल्ट लिखना है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में आप लोग इसी तरह ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगाएंगे, डबल कोटेशंस लगाएंगे, डबल कोटेशन में अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ वी एफ इक्वल टू, अब हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो वी एफ की है इंट, तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉमा, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नेम, और इस तरीके से जो है वो आपका ये रिजल्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जो हमारा प्रोग्राम है, इससे हम लोगों ने कवर किया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यूजर से डिमांड की, और डिमांड करने के बाद जो है हम लोगों ने उससे रिजल्ट शो करवाए। तो पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं इसमें कोई एरर है या नहीं है। उसके बाद फिर साथ जो है आज हम एरर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के एरर जो है वो जनरेट होते हैं। अच्छा इससे हम लोग रन करते हैं, ठीक है, और रन करके चेक करते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले अपने किया कंट्रोल प्लस F9, तो हमारे पास जो है वो कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ वी आई की वैल्यू इनपुट करें। सपोज दैट मैं कर लेता हूँ 5, आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, 6 7 8 9 10 जो आप मर्जी इनपुट करके चेक कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है ए की वैल्यू, तो मैंने ए की वैल्यू इनपुट की 2। अगेन पूछ रहा है टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू मैं इनपुट करता हूं हमारे पास, सपोज कर लेते हैं 3। जैसे मैंने 3 इनपुट किया, मेरे पास 2 रिजल्ट शो हो रहे। कह रहा है वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 24.00000 और वैल्यू ऑफ वी एफ इक्वल टू 11। अच्छा अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था, तो प्रोग्राम लिखने में जब हम लोगों ने टाइपिंग की थी, तो दोनों लाइनें हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट सेपरेट लिखी थी। वैल्यू ऑफ एस भी हम लोगों ने अलग प्रिंट एफ में लिखा था, वैल्यू ऑफ वी एफ भी जो है वो अलग में लिखा था, लेकिन दोनों एक साथ शो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है अभी जो न्यू लाइन का जो है कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो वो हम लोगों ने अभी यूज भी नहीं किया, ठीक है। तो उससे हम यूज करते हैं तो ये रिजल्ट हमारा थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो न्यू लाइन के लिए बेटा आपने यूज करना है स्लैश एन, वो अब आपकी मर्जी, आप जो है स्टेटमेंट के लास्ट पे यूज करते हैं, एंड पे यूज करें, लेकिन एक आदत बनाएं कि स्टार्ट में यूज करें ताकि आपसे प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे स्लैश एन लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी स्लैश एन लिखता हूँ स्टार्ट में, तो अब देखिएगा हमारा कुछ रिजल्ट और तरीके से आएगा। दोबारा से वैल्यू इनपुट करते हैं 5, हमने ए की वैल्यू इनपुट की थी 2 और टी की थी 3। अब देखें रिजल्ट थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है आपको। अच्छा देखेंगे थर्ड लाइन के बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब हम लोगों ने वैल्यू ऑफ एस किया
तो उससे पहले भी हम लोगों ने स्लैश एन लगाया, तो उस स्लैश एन की वजह से एक लाइन वो नीचे आ गया, ठीक है। और वैल्यू ऑफ वीएफ से पहले भी हमने एक लाइन लगाई हुई थी, ठीक है, स्लैश एन, तो उसकी वजह से भी एक लाइन नीचे है। इस तरीके से जो रिजल्ट है वो अच्छा नजर आ रहा है आपको। अब यही एक्टिविटी जो है वो आप लोग सभी प्रिंटएफ में भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। उससे ये होता है कि आपका थोड़ा सा रिजल्ट बेटर नजर आना शुरू हो जाता है, यूजर को एक चीज अच्छी नजर आती है। दोबारा से हम देखते हैं 5। अब देखें बिल्कुल एक्यूरेट होती जा रही चीजें हमारी आहिस्ता आहिस्ता। ए की वैल्यू हमने की थी 2, टी की थी 3, और इस तरीके देखें हमारे पास एक बेस्ट रिजल्ट जो है वो हमारे सामने शो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारा जो प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम को किया, वैल्यूज को गेट किया और उसके बाद कैलकुलेशंस कर ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ एरर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग करते हैं कि वेरिएबल्स के नेम के कैसे कैसे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम रखा है vi, और अगर मुझसे गलती हो जाती है और मैंने यहाँ पे v कैपिटल दे दिया तो किस तरह का एरर जनरेट होगा। हालांकि vi तो vi सेम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर किस तरह का जनरेट होगा ये जरा देखिएगा। हम लोग एरर चेक करने के लिए, आपको याद होगा हम लोगों ने कमांड पढ़ी थी Alt+F9। तो जैसे कि मैंने Alt+F9 प्रेस किया, वो कह रहा है एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल vi, कह रहा है कि ये जो सिंबल है vi वो अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड बेटा? इसलिए कह रहा है कि जब हम लोगों ने इसे डिक्लेयर किया था तो वहां पे जो हमने स्पेलिंग यूज किए थे वो हमारे स्मॉल लेटर में थे vi, और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे v कैपिटल है और i जो है वो स्मॉल है, ठीक है। इस वजह से एरर जनरेट कर रहा है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये vi कहां से आया है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप काइंडली इससे रिजॉल्व करें। मैं अगर इससे चेक करता हूं, मैं दोबारा से इसे जो है वो स्मॉल में करता हूं, तो अब मैं दोबारा से रन करता हूं तो कोई एरर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप वेरिएबल के नेम में थोड़ा सा भी रद्दोबदल करते हैं, आप कैपिटल से स्मॉल में चले जाते हैं, स्मॉल से कैपिटल में चले जाते हैं, तो आपका एक एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल्स का तो वो आपने एक दफा ख्याल रखना कि इस तरह के एरर्स आपके पास नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक एरर आता है अगर मैं इसके लास्ट पे स्टेटमेंट एनिमेटर यहां से रिमूव करता हूं तो किस तरह के एरर आते हैं। दोबारा से रन करते हैं, Alt+F9 करते हुए हम लोग इसे कंपाइल करेंगे। तो कह रहा है वन एरर क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग। अच्छा, अब आपने एक चीज जरा ध्यान से देखनी है कि जब हमने लास्ट टाइम रन किया था तो उसने वही लाइन हाईलाइट की थी कि जिस लाइन में एरर था, लेकिन स्टेटमेंट टर्मिनेटर का एरर वो इस अंदाज में शो करता है कि अगर आपकी उस लाइन में एरर है तो उससे जो नेक्स्ट वाली लाइन है उस नेक्स्ट वाली लाइन को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो है इससे लास्ट वाली जो लाइन है उस लास्ट वाली लाइन में स्टेटमेंट मिसिंग है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस है। तो आपकी जो लास्ट लाइन इस हाईलाइटेड लाइन से पहले वाली वो स्कैनएफ है, अगर आप देखें तो इसके लास्ट पे हम लोगों ने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ है, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे तो ये भी एरर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एरर है। फिर अब हम यहां से इस एंड साइन को रिमूव करते हैं। एंड साइन रिमूव करने से रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ लिखता हूं Alt+F9 किया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भाई एरर फ्री है, मेरा प्रोग्राम एग्जैक्ट चलेगा। मैंने इसे कंपाइल भी कर दिया। कंपाइल किया तो उसने डिमांड की कि वैल्यू ऑफ vi की वैल्यू इनपुट करें। मैंने 5 इनपुट की, a की वैल्यू मैंने 2 इनपुट की, फिर मैंने t की 3 इनपुट की। अब देखिए रिजल्ट बहुत चेंज आ चुका है कि वैल्यू ऑफ s जो है लास्ट टाइम हमारे पास 22.00 आ रहा था और वैल्यू ऑफ vf हमारे पास 11 आ रहा था, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है चेंज हो चुका है। उसकी वजह क्या बनी? हालांकि मैंने वैल्यूज तो ठीक दी हैं, हुआ बेटा कुछ ये है कि यहाँ पे एंड साइन ना लगाने की वजह से वो वैल्यू जो पहली वैल्यू हमने 5 इनपुट की वो वैल्यू vi के एड्रेस पे गई ही नहीं है, तो उसने वहां से गार्बेज वैल्यू पिक कर लिया है। जब उसने गार्बेज वैल्यू पिक की है तो वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसने उस वैल्यू को लेते हुए सारी की सारी कैलकुलेशन को क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप एंड साइन किसी तरीके से यूज नहीं करते हैं तो वो आपको वैसे तो कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन लॉजिकली तौर पे वो आपको एक एरर बताएगा कि आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा,
आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेसिकली एरर आया कहाँ पे है। तो बेटा एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि लॉजिकल एरर को एक तो पकड़ना भी मुश्किल होता है या इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें फिजिकली तौर पे कोई चीज नजर नहीं आ रही होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हमारा जो एरर है वो कहाँ पे आया है। तो ये चीज भी आपने कवर कर लेनी है। तो ये एक हमारे पास हो गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर वाला एरर हो गया, फिर हमारे पास एंड साइन वाला एरर हो गया, ठीक है। और अब हम चलते हैं प्री डिफाइंड मीनिंग जहां पे एरर्स आते हैं। जैसे सपोज दैट फ्लोट के स्पेलिंग है FLOAT, मुझसे बाय मिस्टेक ए मिस हो गया, कोई मसला नहीं है। मैंने इसे जब कंपाइल किया तो उसने मुझे कहा कि वार्निंग कोई नहीं है, एरर 3 एरर देने कह रहा है कि पहला वो कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल फ्लोट अनडिफाइंड है। फिर वो कह रहा है निचली वाली लाइन में मुझे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी नहीं मिल रहा है, फिर मुझे नीचे लाइन में एस भी नहीं मिल रहा है। वो बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। असल में इस सारे के सारे एरर जो हैं वो एक ही एरर की वजह से जनरेट हो रहे हैं, जो है फ्लोट। तो फ्लोट को अगर हम स्पेलिंग देखें FLOAT, जैसे मैंने इसको ठीक करके दोबारा से कंपाइल किया तो अब मुझे एक भी एरर नहीं जनरेट कर रहा है। तो हुआ ये कि एक एरर की वजह से भी आपके मल्टीपल एरर जो है वो आ जाते हैं। तो अगर आप एक एरर को रिमूव करते हैं तो उससे हमारे काफी ज्यादा एरर जो है वो खत्म हो जाते हैं। वो तो डिपेंड करेगा हमारे एरर्स पे कि हमारा एरर जो है वो किस तरीके से आया। एक हमारे पास ये चीज एरर है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कौन आया को डेट चेक किया था, क्लियर स्क्रीन की फंक्शन उसमें है। इसी तरह stdio के भी फंक्शंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ से stdio को रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं कंपाइल करता हूँ तो मुझे कहता है कि दो एरर कौन कौन से कहता है कि मुझे printf फंक्शन के बारे में नहीं पता, फंक्शन printf should have a prototype और फंक्शन scanf should have a prototype। कह रहा है कि फंक्शन printf should have a prototype, मतलब कि जो printf का फंक्शन है उसके बारे में भी नहीं समझ आ रही मुझे और scanf के बारे में भी नहीं आ रही। क्यों? समझ उसे कहाँ से आएगी? क्योंकि हमने बेसिकली जिन हेडर फाइल में, जिस हेडर फाइल में ये फंक्शन डिफाइंड थे वही नहीं लिखी है, ठीक है। तो इस वजह से एरर जनरेट हो रहा है। तो आप जो है उस हेडर फाइल को आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बाद में भी लिख के चेक कर लेते हैं, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर हम लोग हेडर फाइल नहीं यूज करते हैं और डायरेक्ट कोई फंक्शन यूज कर लेते हैं तो वो फंक्शन जो है वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप scanf को रिमूव करके देख लें, printf को रिमूव करके देख लें, या उनकी कोई हेडर फाइल रिमूव कर लेते हैं, इन सारों का आपस में लिंक है। जब तक ये चीजें मौजूद नहीं होंगी तब तक ये वर्किंग प्रॉपर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि वेरिएबल्स के नेम जो है वो जो हम लोगों ने पहले यूज किए वही नेम हमारे दोबारा हम लोगों ने यूज करने हैं। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपने कैपिटल लेटर नहीं यूज करने हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हैं वो आपने यूज करना है, एंड साइन यूज करना है। फिर हम लोगों ने देखा कि आपने कोई प्री डिफाइंड मीनिंग जो वर्ड है उनके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर एक फंक्शन हम लोगों ने यूज करना है उस फंक्शन की हेडर फाइल भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ये चीज भी हम लोगों ने देखी, ठीक है। ये थे हमारे पास जो जनरल एरर्स जो है प्रोग्रामिंग में क्रिएट होते हैं और आप उससे नुकसान उठाते हैं। अच्छा, तो इसमें ये हमारे पास बेसिकली जनरल एरर थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उससे हम लोगों ने प्रैक्टिकली तौर पे भी देख लिया है कि कहाँ कहाँ और क्या कुछ जो है वो एरर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का कि हमारे पास हम लोगों ने लेक्चर में कवर क्या किया। पहले सिंपल हम लोगों ने हेडर फाइल्स इनपुट किए हैं, conio stdio, ठीक है, मेन फंक्शन लगाया। फिर हम लोगों ने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ओपन कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, फिर हम लोगों ने क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, हम लोगों ने दो फंक्शन यूज किए CLR SCR के नाम से, फिर हम लोगों ने getch के नाम से फंक्शन यूज किया। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज दो फार्मूलेस को डिस्कस करना है, एक S है और एक VF है, ठीक है। S के बारे में हमने देखा कि VI प्लस T मल्टीप्लाई T। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने S देखा, S इक्वल टू VI मल्टीप्लाई T प्लस 1.0 डिवाइड बाय 2.0 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई C। इसमें हमने सबसे पहले देखा S इक्वल टू VI प्लस T मल्टीप्लाई 1.0 डिवाइडेड बाय 2.0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट A मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई T ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये फार्मूले जो है वो आपको गिवन्स होंगे, पेपर में दे दी जाएंगे, ठीक है। कुछ जनरल चीजें जो है वो आपको नहीं बताई जाएंगी, जैसे कि
अगर आपको सम करना है तो सम के फार्मूले किस तरीके से होंगे, या कोई भी और चीज़ है, वो तो जनरल चीज़ें जो है ना वो फार्मूले आपको नहीं बताए जाएंगे। लेकिन अगर पेपर में कोई एक्स्ट्रा या नया फार्मूला आता है तो वो आपको फार्मूला जो है वो पेपर के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है। इस तरह वी एफ है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई टी। अच्छा, हम लोगों ने फार्मूला में देखा कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो हमने काउंट किया वी आई टी और ए, तीन ये वेरिएबल है, एक एस है और एक वी एफ है। टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं। इनमें से 3 डिमांड है जो हमने यूजर से लेने हैं, ठीक है, और 2 रिजल्टर वेरिएबल हैं जो कि रिजल्ट के तौर पे हमने रिस्पॉन्स करवाने एस और वी एफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन के लिए वैसे तो आप पहले एस लिखें वी एफ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने आपको कहा तो सबसे पहले आपने वो वेरिएबल लिख लेने हैं जिनकी डिमांड जो है ना आपने यूजर से करनी है, या वो वेरिएबल कह सकते हैं जिनकी वैल्यू आपने यूजर से लेनी है, जैसे कि वी आई, ए और टी है। उसके बाद फिर आपने जो रिजल्टेंट वेरिएबल है वी एफ और एस वो आपने लिख लेने हैं। वी एफ जो है वो इंटीजर टाइप का था, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ ही लिख लिया, और एस की वैल्यू जो थी वो फ्लोट में आनी थी, इसलिए हम लोगों ने उसे अलग से मेंशन कर दिया फ्लोट टाइप के साथ। फिर हम लोगों ने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा। पहली डिमांड की इंटर द वैल्यू ऑफ वी आई की वैल्यू को इंटर करें। स्लैश एन साथ हमने यूज किया फॉर न्यू लाइन, कि न्यू लाइन के लिए आपने स्लैश एन यूज करना है, वो आप प्रिंट एफ के फंक्शन के लास्ट पे यूज कर लें या शुरू में यूज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि एक स्टैंडर्ड वे बनाया आप स्टार्ट में से यूज करें। फिर स्कैन एफ लिखा। वी आई की डाटा टाइप थी हमारे पास इंट, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया, कॉमा लगाया, एट द एड्रेस साइन, फिर वेरिएबल का नाम। सेम इस तरह दूसरे की डिमांड की, स्लैश एन इंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर आप लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया परसेंटेज डी, और उसके बाद एट द एड्रेस साइन, फिर वेरिएबल का नाम। इस तरह थर्ड की डिमांड, और थर्ड की डिमांड के बाद फिर आपने थर्ड वैल्यू ले ली, और थर्ड वैल्यू के बाद फिर आपने फार्मूला लगाया। फार्मूला आपने सिंपल लिखा, एस इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी प्लस 1.0 डिवाइडेड बाई 2.0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई टी ब्रैकेट क्लोज, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखा। फिर हमने उस रिजल्ट को शो कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने वी एफ लिखा इक्वल टू वी आई प्लस ए मल्टीप्लाई टी, दूसरा फार्मूला लगाया और दूसरे फार्मूले का रिजल्ट आपने शो कर लिया। अच्छा, लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप दोनों फार्मूलों के एक साथ लिख के रिजल्ट शो करें तब भी कोई बात नहीं, हम दोनों का फार्मूला लिखने के साथ रिजल्ट शो कर लें तब भी कोई बात नहीं। तो हम एक प्रैक्टिस ये भी कर लेते हैं कि जिसमें जो है हम लोग फार्मूले पहले लिख लेते हैं और रिजल्ट जो है उसके बाद लिख लेते हैं। तो ये पहले फार्मूले लिख लें, उसके बाद आपने रिजल्ट लिख लेने। पहले मैं वी एफ का रिजल्ट प्रिंट करवा लेता हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं इसे शो कर लेता हूँ एस के रिजल्ट को। तो सेम उसी तरह स्लैश एन वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाई, तो एस की जो डाटा टाइप है फ्लोट है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई रहेगा परसेंटेज एफ डबल कोटेशन क्लोज कॉमा वेरिएबल का नेम ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। हम इसे जरा रन करके चेक कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस F9, वैल्यूज हमने दी थी 5, 3, 2, तो देखिए उससे रिजल्ट में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसे किस तरीके से लेके चलते हैं। तो बेटा इस तरीके से जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। तो आज फिर हम जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने सेव करना भी नहीं सीखा था, ठीक है, वो भी हम सीख लेते हैं। तो सेव की शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं F2, या आप फाइल मेन्यू में जाके सेव कर लें। तो यहाँ पे अब सेव करते वक्त आपने देखना है कि हमारे पास क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ रही है ये सी है, सी ड्राइव में जाके सेव होगा। ड्राइव में जाने के बाद हमारे पास टीसी का फोल्डर होगा टर्बो सी के नाम से, उसमें फोल्डर होगा बिन, और बिन में फाइल पड़ी होगी नो नेम 00.cpp के नाम से, ठीक है, ये फाइल पड़ी होगी। आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ हमारे पास लेक्चर नंबर 2 LECT2 लेक्चर नंबर 2.cpp। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम बात करें तो हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, और लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है .cpp रख रहे हैं, C++ की एक्सटेंशन, तो आपकी इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपने सी कर लेनी है। अच्छा, सी करते ही फिर आपने क्या करना है, इसे ओके करना है, ये आपकी फाइल हो जाएगी सेव। अब आप इसे अगेन रन करते हैं, सेव करके देखें ना, रन जैसे रन किया तो 2 एरर जनरेट कर दी। कहता है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, और डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर 2 एरर उसने दे दिए कि 2 डिक्लेरेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब होता बेटा ये है कि जब आप लोग C
सी एक्सटेंशन रखते हैं या डॉट सी एक्सटेंशन रखते हैं तो क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है वो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद यूज करना पड़ता है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ CLR SCR फंक्शन ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैं अब इसे रन करूंगा तो अब किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सी में ये होता है कि डॉट सी जब एक्सटेंशन रखते हैं तो उसमें आपको क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो लास्ट पे देना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद। और अगर आप इसकी एक्सटेंशन जो है डॉट सी पी रखते हैं C++, फिर कोई मसला नहीं है, आप उसको पहले दें बाद में दें, कंप्यूटर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, नई एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और आपने कोशिश करना है कि इन सारी एक्टिविटीज को जो है वो आप अपने घर पे ट्राई कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।